हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्या चल रहा है? गर्मी हो रही है, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं करनी है अभी, या फिर अभी चैटिंग में चल रहे हो? चैटिंग कर रहे हो? अरे अरे, चाची को छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। या नहीं छोड़ोगे? कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, तो आपने स्टार्ट करें अपना टॉपिक। देखिएगा, हमने क्या क्या जो हमारी सेकंड यूनिट है फोर्थ सेमेस्टर की, हमने क्या क्या पढ़ लिया है बताइएगा जरा। क्या क्या पढ़ा है? अरे देखो देखो, इधर देखो, वहाँ आसपास कुछ नहीं रखा, सामने देखो। बताओ क्या क्या पढ़ा। अरे चाय का टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में चाय। आप बताओ क्या क्या पढ़ा। देखिएगा, हमने मीन फ्री पाथ पढ़ा, माध्य मुक्त पथ पढ़ा। मीन फ्री पाथ पढ़ा हमने, जिसका मान हमने निकाला था, लैम्डा बराबर आया था √2 पाई डी स्क्वायर एन। आया था या नहीं आया था बताइएगा। एन क्या थी? यहाँ अणुओं की संख्या थी ना, अणुओं की संख्या। तो यहाँ से जो लैम्डा, ये क्या आया है हमारे पास में? ये आया है हमारे पास में मीन फ्री पाथ। क्या आया है? माध्य मुक्त पथ आ गया हमारे पास में, आ गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विसरण। क्या पढ़ा? विसरण। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि हमने जो डेली यूज के एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया था कि आप ये करना। किया या किसी ने किया है या नहीं किया? किया है, मैंने बताया था। एक हॉट वाटर लेना, एक कोल्ड वाटर लेना। ट्रांसपेरेंट किस में लेना? ग्लास में लेना, कांच वाले ग्लास में लेना। फिर उसमें अपने जो उजाला नील आती है ना, जैसे बचपन में क्या करते थे, स्कूल जाते थे 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो एक दिन पहले से तैयारी करने लग जाते थे कि नील वील देके शर्ट को एकदम प्रेस व्रेस करके चकाचक कर लेना। रहता था ना, बहुत बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, रहता था ना। तो वही नील यूज करनी है, उजाला नील। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, एक में आप वो डालना हॉट वाटर में, दूसरे में कोल्ड वाटर, उतनी ही बूंदे डालना। आप क्या देखते हो कि जो गैस के अणु हैं वो क्या बहुत तेज गति करते हैं, ठीक है। किसके? हॉट वाटर के। जो गर्म पानी है, सॉरी गर्म पानी है, उसके जो अणु है, लिक्विड है, उसकी जो क्या है जो अणु है वो क्या है, बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, ज़्यादा होती है। किसकी? हॉट वाटर की बजाय किसके? कोल्ड वाटर के, ठीक है। उनके क्या होती है? कम होती है। तो क्या होता है, जब हम नील डालते हैं तो हॉट वाटर में क्या होता है, जो नील है वो बहुत तेजी से क्या हो जाती है, घुल जाती है, लेकिन कोल्ड वाटर में बहुत धीरे धीरे घुलती है, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा था? विसरण में पढ़ा था। मैंने क्या बताया, देखिएगा, मीन फ्री पाथ किससे कनेक्टेड हुआ? विसरण से। मीन फ्री पाथ हमें नहीं आएगी, ये वैल्यू हमें नहीं आएगा, तो हम विसरण जो आगे कैलकुलेशन की थी परत पे, हमने जहां हमने दो परतों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी ली थी, लैम्बडा ही ली थी ना। दो परतों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी ली थी, लैम्बडा ली थी ना। तो वो कहाँ से आएगा? जब हमें मीन फ्री पाथ पता होगा। तो एक के बाद जो एक है क्लास क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। फिर विसरण के बाद हमने पढ़ा विस्कोसिटी। क्या पढ़ा? शांता। हमने क्या पढ़ी? शांता। शांता भी मैंने बताया था कि एक वाटर है मेरे पास में, एक शहद की बोतल है, एक वाटर की बोतल, एक शहद की बोतल है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, जब उसके जो लिक्विड के अणु हैं, यदि वो इस तरफ भाग रहे हैं, क्या होता है, पृथ्वी पर अपनी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। तो मैंने जो पानी गिराया वो नीचे गया, क्यों गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गया या नहीं गया? गया है ना। और शांता होती क्या है? चिपचिपापन होता है। क्या होता है? चिपचिपापन होता है। जैसे मैंने बात की, अपने जो शहद है, हनी है, या फिर टमाटो सॉस है, आपने देखा होगा, पानी की बोतल है हमारी, यदि वो इसमें थोड़ा पानी है और हमने उसको ऐसे किया तो तुरंत जो पानी है नीचे गिर जाएगा ना। तो उसमें भी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। लेकिन
लेकिन जैसे ही मैंने सॉस की बॉटल है या फिर शहद है, उसको भी उसी एंगल से मैंने, दोनों वाटर की बॉटल और इसको दोनों उसी एंगल से मैंने झुकाया नीचे डालने के लिए। लेकिन होता क्या है, जो जितनी स्पीड से वाटर गिरता है, पानी गिरता है, उतनी स्पीड से क्या नहीं गिरता है, हनी, शहद या फिर जो हमारा टमाटो सॉस है वो नहीं गिरता है। क्यों? हम कई बार टमाटो सॉस की बोतल जब खत्म हो जाती है थपथपाते हैं, लेकिन पानी की बोतल में हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों भाई? पानी हम उसके पीछे से जो बॉटम है उसको थपथपाते हैं तो क्या होती है, हमारे पास में सॉस निकलती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो शांता है, क्या होता है शांता में कि यदि वो जो लिक्विड की लेयर है हमारे पास में, ऐसे ही होती है लिक्विड की लेयर, यदि पार्टिकल इस दिशा में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो शांता कहाँ लगेगी, इस दिशा में लगेगी। मतलब यदि इससे ये बॉटल, मान के चलो अपनी सॉस की, इसमें से मैं पानी डाल रही हूँ या फिर सॉस डाल रही हूँ, सॉरी, तो क्या है कि पार्टिकल तो इस तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन अणु तो इस तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है, शांता उसके क्या लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया इतनापन? फिर मैं बात करी किसकी, कल हमने बात करी थी किसकी, थर्मल कंडक्शन। किसकी बात करी थी, थर्मल कंडक्शन, किसकी, ऊष्मा चालन की। बताइए ऊष्मा चालन है क्या? आपको शब्द से मैंने कल बताया था कि ऊष्मा चालन मतलब क्या हो रही है, हीट क्या कर रही है, मूव कर रही है। हीट क्या है, जो हमारी ऊष्मा है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो गति कैसे करती है, मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बताया आपको, जो सबको समझ में आ जाता है कि हमने भी सब्जी बनाई है या फिर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे सब्जी बनाई है या फिर हम दाल बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं हम, ठीक है, हमने क्या किया, कढ़ाई में अपनी जो चम्मच होती है सब्जी बनाने वाली वो रख दी, लेकिन क्या है, जो हीट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, बॉटम से मिल रही है। ठीक है, कढ़ाई के बॉटम से मिल रही है, गैस के ऊपर रखा है ना। लेकिन मैंने क्या किया, जो अपनी चम्मच है, ठीक है, उसकी लेंथ होती है ना, तो उसका जो सिरा है आगे का, टॉप सिरा, ठीक है, उसका जो टॉप सिरा है, इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को मैंने क्या किया, वहाँ उसके सब्जी के ऐसे गलती से छोड़ दिया, मान लिया, छोड़ देते हैं बहुत बार, लेकिन जब उसको चलाने के लिए हम पकड़ते तो हमें क्या लगती है, गरम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि क्या है कि जो हमारे पास में हीट है, हीट क्या होती है, एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे अणु में क्या रहती है, चलती रहती है। इसलिए इनिशियल पॉइंट से कहाँ पहुँच जाती है हीट, फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाती है। किससे? इनिशियल पॉइंट्स। इसलिए आप देखे होंगे कि आप सोचते भी होंगे कि मैंने भाई इसका आगे का सिरा यहाँ रखा है, लेकिन ये धीरे 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 करते क्या, इसके फाइनल पॉइंट पे जहाँ से हमने पकड़ रखा है, या फिर आपने किसी चीज़ रोड को गर्म किया तो देखिएगा आगे का सिरा उसका धीरे धीरे आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या, वो लास्ट का सिरा पूरी क्या हो, धीरे धीरे गर्म होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अणु है हमारे पास में, ठीक है, वो क्या होते चले जाते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में। सॉलिड की बात करें, सॉलिड में भी है, जैसे हम आयरन की बात करें तो एक तरह का सॉलिड है वो हमारे पास में, ठीक है, ठोस है। उसमें भी क्या होता है, जो अणु है, जो लेयर होती है, वो एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे अणु में हीट का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वहाँ हमने एक क्वांटिटी यूज करी थी सी बार। सी बार है क्या? मैंने बताया था औसत चाल किससे निकालेंगे, मैक्सवेल बंटन नियम से निकालेंगे। समझ में आया? अब देखिएगा, यहाँ से हमने वैल्यू निकालेंगे, कैसे, राम के रूप में। क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर। ए से क्या है, एवरेज वैल्यू है, और एम से क्या है, मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम मान है हमारे पास में। औसत मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान हो गया। समझ में आया इतना? आपको बताइएगा, आया? तो देखिएगा नेक्स्ट में हम क्या बात करते हैं, मैक्सवेल का बंटनता नियम। किसका? मैक्सवेल बंटन नियम। क्या है मैक्सवेल बंटन नियम? हम बात करें क्या है।
पहले बात तो जो मैक्सवेल का बंटन नियम है, जो इसने परिकल्पना की थी, किसने, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या की थी, जो गैस के अणु हैं हमारे पास में वो क्या करते हैं, कौन सी टक्कर करते हैं, वो हमारे पास में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। अब एक चीज बताइएगा, देखिए सॉलिड होता है हमारे पास में, उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है उसके थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस होती है उसके अणु एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे होते हैं ना। लेकिन जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, पहली बात प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कॉलिजन है क्या, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन है क्या, आपको ये समझना जरूरी है। तो देखिएगा जो हमारा इलास्टिक कॉलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, वो होती क्या है, बात करें हम प्रत्यास्थ टक्कर की, क्या होती है कि क्या है कि कोई भी दो अणु है हमारे पास में, दो पार्टिकल है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में। तो टक्कर से पहले मैंने बात की कि ये अणु है हमारे पास में, ये दोनों, ये भी इस दिशा में मूव कर रहा है, ये भी इस दिशा में मूव कर रहा है, तो आके क्या है, एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन टकराने के बाद जो ये पार्टिकल ए आ रहा है और ये पार्टिकल बी है, टकराने के बाद क्या होता है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है और उसका जो मोमेंटम संवेग है वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। कैसे, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद क्या क्या, संवेग और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती है, समान ही रहती है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। उसकी काइनेटिक एनर्जी में, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। समझ में आया, मोमेंटम P बराबर mv, यहाँ भी क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, और हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कितना होता है, हाफ mv², और यहाँ भी क्या आ रही है हमारे पास में, वेलोसिटी आ रही है। समझ में आया। अब हम जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, मैक्सवेल का वेग पे बात करेंगे, पहली बात, ठीक है। और जो मैक्सवेल का जो बंटन नियम होता है हमारे पास में, वो क्या बताता है, वो यही बताता है जो हमारे पास में गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान है, क्या है, गैस के अणुओं का जो रूट मीन स्क्वायर मान है वेलोसिटी का, वो किसके, गैस के अणुओं की संख्या के क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या होता है, गैस के क्या होता है, जो गैस के किसका मान, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग का जो मान होता है, ठीक है, किसका, वर्ग माध्य मूल वेग का मान किसके बराबर होता है, अणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का बंटनता नियम कहते हैं। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा, आया, चलो आ गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, करें बात आगे। तो देखिएगा ये हमारे पास में क्या था, मैक्सवेल का बंटनता नियम। और मैक्सवेल ने क्या की थी, कुछ परिकल्पना की थी। परिकल्पना कैसे की थी कि जितने भी जो गैस के अणु हैं, सेम गैस के अणु, कैसे गैस के अणु सेम, अलग अलग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने नाइट्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन, नहीं, एक ही क्या, जैसे या तो मैंने नाइट्रोजन लिया है या फिर ऑक्सीजन ली है, ठीक है। उन गैस के किसी एक ही गैस के अणु का द्रव्यमान और उनका जो वेग होता है वो क्या रहता है, समान होता है। समझ में आए, उनके क्या रहते हैं, वेग और उनका जो द्रव्यमान होता है और उनका जो आकार होता है, जो गैस के अणुओं का आकार है और उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है, वो क्या रहता है, समान रहता है। किसके, किसी एक ही गैस के अणु, जैसे ऑक्सीजन है तो मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये कुछ परिकल्पना थी, उन्होंने मानी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक उसके जो मैथमेटिकल टर्म हम समझाएंगे। हम मैथमेटिकल टर्म मैंने बताया था, जो मैंने ये राम लिखा है, इसमें मैथमेटिकल टर्म आती है हमारे पास में, बताइएगा कैसे आती है। हम इसके एप्लीकेशन, इसके मैक्सवेल बंटनता नियम के जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक मिनट बैटरी चेंज कर लेते हैं।
हाँ बच्चों, क्या है, चार्ज लगाना भूल गए शायद सर, तो बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, माइक की कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे कि हाँ, हम कहाँ थे, जो हमने ये RAM राम, कौन सा शब्द, राम। ठीक है, जैसे मैंने मैक्सवेल की जो इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे, कैसे बताई थी, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल। ठीक है, वो आप भूलोगे नहीं। वैसे ही आप राम को याद रखो, राम तो सबको याद होते हैं ना, क्या, राम। तो राम से हमने क्या निकाला था, वैल्यू किसकी निकाली थी, 3 kT अपॉन किसकी, पाई एम, सॉरी 3 kT अपॉन एम। फिर हमने क्या निकाला था, फिर हमने वैल्यू निकाली थी 8 kT अपॉन पाई एम। फिर हमने वैल्यू निकाली थी मोस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 kT अपॉन एम। ये वैल्यू किसकी आई थी, ये वैल्यू आई थी राम की। ठीक है, ये वैल्यू हम अब क्या करेंगे, प्रूफ। और ये प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमने क्या करेंगे कि हम किसी निर्देश तंत्र की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, किसी निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। ये कौन सी, वाई एक्सिस हो गई मेरे पास में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये मेरे पास में जेड एक्सिस हो गई। समझ में आया। तो किसी पॉइंट ए पर मैं क्या ले लेती हूँ, एक पार्टिकल ले लेती हूँ, एक अणु ले लेती हूँ, जिसकी वेलोसिटी एक्स अक्ष में u है, वाई दिशा में v है, और z दिशा में w है। समझ में आया। और इनका जो परिणामी वेग है वो मैं क्या ले लेती हूँ, c ले लेती हूँ। ले लिया, मैं फिर क्या करती हूँ, c को चेंज करती हूँ किसमें, भाई वेग है, वेग मैंने क्या किया है, चेंज किया है। तो वेग को मैंने जैसे चेंज कर दिया किसमें, c से c प्लस dc में। तो वहाँ क्या होगा, जब मैं परिणामी वेग ही चेंज कर दूंगी तो x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में भी वेग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे u से कहाँ, u प्लस du में हो जाएगा, v से कहाँ, v प्लस dv में हो जाएगा, और w से कहाँ, w प्लस dw में हो जाएगा। हो गया। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रायिकता नियम पढ़ेंगे। समझ में आया इतना। तो ये क्या थी, हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे ना वो था। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करें, आप कहो तो बताइएगा, कर दे, बताओ इतना समझ में आया है नहीं आया। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाँ ये कैसे आया है। तो स्टार्ट करें, बताओ, कहो तो आप कर दें स्टार्ट। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरी क्या है, मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण नियम, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटीज, मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण नियम। और ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आपको। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार मैं आपसे कहती हूँ, एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो रिलेट होता है आगे वाले टॉपिक से। और आपने देखा होगा इस यूनिट में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो। सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। हमें यदि पहला टॉपिक नहीं आता तो हम दूसरा नहीं समझ सकते, दूसरा नहीं आता तो हम तीसरा नहीं समझ सकते। हमें पहला दूसरा आना होगा तभी हम तीसरा समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ देखिएगा, क्या है मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम। देखिएगा क्या है, मैंने क्या बताया था कि मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण नियम के अनुसार क्या, किसी निश्चित ताप, क्या किसी निश्चित टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर गैस के अणुओं का क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग किसके बराबर होता है, अणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। बताओ, यही बताया था ना मैंने कि क्या वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर, जो किसकी वेलोसिटी है वो किसकी, गैस के अणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, जो कि इस वेग परास में आते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, मैक्सवेल का बंटन नियम कहते हैं। समझ में आया क्या है कि क्या है मैक्सवेल का, कि किसी निश्चित ताप पर
अणुओं का क्या वर्ग माध्य मूल वेग किसके बराबर, अणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल। जो मैक्सवेल थे हमारे, उन्होंने क्या की, कुछ परिकल्पना की। जैसे कुछ अनुमान हम लगाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने क्या की, कुछ परिकल्पना की है। और परिकल्पना कौन कौन सी है देखिएगा। मैंने आपको बताया कि गैस के अणुओं के मध्य कौन सी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, मैंने आपको बताया कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसकी गतिज ऊर्जा और उसका संवेग कैसा रहता है, नियत ही रहता है, चेंज नहीं होता है। समझ में आया। अर्थात टक्कर में रेखीय संवेग गतिज ऊर्जा किसका, संरक्षण के नियम का क्या करते हैं, पालना करते हैं। समझ में आया। क्या संवेग संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम हम किस में पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में, सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ोगे, आप इनको प्रूफ भी करते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि परिमित आयतन में गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है। दूसरी परिकल्पना क्या की उन्होंने, देखें कि गैस के अणुओं के मध्य केवल टक्कर की अवस्था में ही क्या लगता है, बल लगता है। सीधी सी बात है भाई, जब तक टकराएंगे नहीं, फोर्स कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो जब टकराएंगे गैस के अणु, जब गैस के पार्टिकल टकराएंगे तभी क्या होगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। समझ में आया। तो आगे देखिएगा क्या है, किसी एक ही गैस के अणुओं का आकार और द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। मैंने यही बताया था कि मैक्सवेल ने ये परिकल्पना की थी कि से एक ही गैस के अणु, एक ही, ऐसा नहीं है आपने नाइट्रोजन ले ली और एक ऑक्सीजन, फिर उन दोनों में कंपेयर कर रहे हो, नहीं। यदि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस में जो जितने भी अणु हैं उनके साथ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो उनका आकार और उनका द्रव्यमान कैसा रहेगा, समान रहता है। ठीक है। गैस के अणुओं का आकार गैस के अणुओं की मध्य की दूरी की तुलना में क्या रहता है, नगण्य रहता है। बताओ इस सेंटेंस का अर्थ समझ में आया नहीं आया। मैं बात करूं कैसे, देखिएगा, ये है अणु है। अब एक चीज बताइएगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि गैस के अणुओं का आकार गैस के अणुओं की मध्य दूरी की तुलना में, भाई अणु का आकार तो सिर्फ इतना है ना, लेकिन जो डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस है। तो इसकी ये डिस्टेंस में, जैसे मैं यहाँ अणु बनाती हूँ इतना, तो इसकी तुलना में ये कैसा है, नगण्य तो है, कैसा है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि गैस के जो अणु है क्या होते हैं, ठोस के अणु पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े और दूर होते हैं, गैस के और भी दूर होते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि जो गैस के अणु हैं हमारे पास में, उनका जो आकार है और गैस के अणुओं के बीच की दूरी की तुलना में कैसे क्या होता है, नगण्य होता है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, काफी होती है। समझ में आया। तो देखिएगा छठवां क्या कह रहा है, गैस के अणुओं का वितरण क्या होता है, समान रूप से होता है, समान होता है। ठीक है। और जो वेग है वो सभी दिशाओं में क्या रहता है, समान होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, वेग संभव होता है। और गैस के अणुओं की जो चाल होती है वो कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। कहाँ से, 0 से और इनफाइनाइट तक, अनंत तक हो सकती है। कहाँ से, 0 से और अनंत तक। क्या चाल, क्या चाल, उनकी स्पीड, स्पीड क्या रख सकते हैं भाई, गैस के अणु हैं, या तो वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी हो सकते हैं, या फिर वो बहुत इनफाइनाइट स्पीड से भी, बहुत स्पीड से भी क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है ना, गति कर सकते हैं। तो ये क्या मानी मैक्सवेल ने परिकल्पना। लास्ट में क्या मानी कि गैस के अणुओं के लिए क्या मीन फ्री पथ क्या है, परिभाषित है। आप बताइएगा, आप मैक्सवेल नियम कब पढ़ सकते हो, बंटन का नियम, जब आपको मीन फ्री पाथ पता होगा, है ना, जब आपको मीन फ्री पाथ पता होगा। तो मैंने आपसे क्या कही थी भाई, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यदि आप मैक्सवेल बंटन का नियम नहीं पढ़ोगे तो आपको सी बार की वैल्यू नहीं आएगी कि आपने √8 kT/πm कहाँ से लिखा। समझ में आया इतना, बताइएगा। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में,
हाँ, क्या है नेक्स्ट देखिएगा। हम क्या करते हैं, पहले एक कल्पना करते हैं किसी निर्देश तंत्र की, जो मैंने आपको बताया था, करें। देखिएगा ये क्या है, एक्स दिशा में है, ये कौन सी दिशा में है, वाई दिशा में है, और ये जेड दिशा में है। और यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी हमारे पास में वेलोसिटी स्मॉल v, स्मॉल u, v और क्या है, w है। समझ में आया इतना, x, y और z दिशा में, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। देखिएगा जब इसका गणितीय विश्लेषण हम निकालते हैं तो निर्देश तंत्र के क्या वेग निर्देशांक कितना है, u, v और क्या है मेरे पास में w है, कितना है, u, v और w है। इसकी जो परिणामी चाल है वो कितनी है मेरे पास में, c है। परिणामी चाल कितनी है, c है। तो x दिशा में प्रायिकता फलन हमने क्या माना है, fu, और y दिशा में fv, और z दिशा में क्या मान लिया, fw। क्या माना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या माना है हमने, fu, fv और fw मान लिया। बताइएगा तो परिणामी वेग u बराबर कितना हो, c बराबर कितना होगा। तो हमारे पास में जो परिणामी वेग होगा वो कितना होगा, c बराबर, सॉरी c स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं हम, कितना, c स्क्वायर बराबर मैं लिख सकती हूँ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बताओ लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। और यदि आप रूट हटाओगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा, अब हम क्या सिर्फ मानते हैं, भैया हम किसी चीज की परिकल्पना करते हैं तो हम हमारे हिसाब से मानते हैं ना। तो देखिएगा माना परिणामी वेग, वेग कितना है, c है। तो परिणामी वेग c से c प्लस डी सी परास में क्या परिवर्तित हो जाता है। माना जो परिणामी वेग है वो हमारा क्या हो रहा है, c से क्या c प्लस डी सी परास में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो गैस के अणुओं की x दिशा से, जैसे समझ में आया, यही हम पार्टिकल की बात करें तो मैं अभी बना के देखती हूँ, ये क्या आंसर हो गया, इस इतनी चाल से परिणामी जो वेग है अब इसमें हो गया। तो यहाँ जो क्या हो गया, इसके जो अणु हो गए वो हो गए u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और कितना w प्लस डी डब्ल्यू। ये कितना हो गया परास, c से c प्लस डी सी हो गया। कितना हो गया, c से कितना हो गया, c प्लस डी सी, मतलब किसी डिस्टेंस से कितना चले गया, कुछ आगे और चला गया किसी वेग से। भाई मैं इतने डिस्टेंस में यहाँ चल रही हूँ, अब मैं कुछ और डिस्टेंस क्या कर लिया है, मैंने और चल ली है। तो वेग परास कितनी हो गई, c से कितना, c प्लस डी यू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। बताओ आया क्या समझ में। हाँ तो देखिएगा क्या है, हमने वही माना है कि x दिशा में u से कहाँ u प्लस डी यू, y दिशा में कहाँ v से v प्लस डी यू, और z दिशा में कहाँ w से कहाँ u w प्लस डी डब्ल्यू हो जाता है। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा, आया या नहीं आया, आया। परिवर्तित हो गई क्या, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि परिणामी जब वेग हमारे पास में c था तो हमारे पास में x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में वेग कितना था, u, v और w। लेकिन हमने परिणामी वेग प्रयास क्या होगी, उसकी परास क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में होगी ना, कितनी, u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और w प्लस डी डब्ल्यू। इतना समझ में आया। ठीक है, तो हम आगे बात करें, अब हम क्या लेंगे, u से और u प्लस डी यू परास में गैस के अणुओं की क्या लेंगे, प्रायिकता लेंगे। क्या लेंगे, प्रायिकता लेंगे। तो देखिएगा
लिखें कि हमने क्या लिखा, u से किस में, u प्लस डी यू में, u से कहा u प्लस डी यू में, डी यू परास में गैस के अणुओं की प्रायिकता, किससे, u प्लस परास में गैस के अणुओं की क्या लिखते हैं, प्रायिकता लिखते हैं। कितनी हुई प्रायिकता बताइएगा, कितना फंक्शन लेंगे हम इसका, कितना फंक्शन लेंगे, हमने लिया एफ यू कितना डी यू ले लिया। अब इसी प्रकार किससे, v से कितना, v प्लस dv में, dv परास में गैस के अणुओं की क्या प्रायिकता, कितनी हो गई, F समझ में आया। इसी प्रकार किससे, W से कहाँ, W प्लस डी डब्ल्यू में, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि आपको सेम एज इट इज लाइन लिखनी है, समझ में आया। कितना एफ डब्ल्यू कितना डी डब्ल्यू, बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। अब हम क्या लेंगे, टोटल संयुक्त क्या ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हम कितनी लेंगे, देखिएगा कितनी, जो संयुक्त प्रायिकता सिद्धांत से, कौन से सिद्धांत से, संयुक्त प्रायिकता सिद्धांत से, देखे क्या होती है, बताओ देखे क्या, कितनी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी, P कैसी है, U V W कितनी हो गई हमारे पास में, तीनों का मल्टीप्लाई, DU DV और कितना FW DW, बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया बताइएगा, आया। अब देखिएगा हम इसको क्या लगते हैं थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, बनाए कैसे, एफ यू वी डब्ल्यू कितना, डी यू डी वी और कितना डी डब्ल्यू, बताओ आया या नहीं आया ये समझ में, आया क्या। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड मान ले, फर्स्ट हमने क्या मानी थी, सी स्क्वायर का मान, तो इसको सेकंड मान ले, मान लिया। अब बताइएगा क्या करना है, बताइएगा क्या करते हैं। अब हमने क्या मानते हैं कि अणुओं की संख्या लेंगे, हमने क्या बताया था कि जो गैस के जो निश्चित ताप पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वे किसके, अणुओं की संख्या के क्या रहता है, बराबर रहता है। तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी, स्मॉल एन मान लेते हैं। अतः चूंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, मान ले स्मॉल एन। अब क्या ले रहे हैं, जो हमने परास चेंज किया है, जो परिणामी वेग की परास चेंज की है, कैसे की है, सी से कहाँ की है, सी प्लस डी सी की है ना। तो उस परास में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये अणुओं की संख्या किस में है, जब परिणामी वेग कैसा है, सी है, कैसा है परिणामी वेग, सी है। अब हमने क्या किया है, परास चेंज किया है, तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, चेंज होगी, बताइए होगी या नहीं होगी। अतः
C प्लस DC परास में गैस के अणुओं की संख्या कितनी है? अणुओं की संख्या DNC क्या है होगी? बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? बताइएगा ये समझ में आया कि देखिएगा यहाँ क्या है, जब परास कैसा है C तो अणुओं की संख्या स्मॉल n है, लेकिन परास हमने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, तो अणुओं की संख्या भी कैसी होती है, DNC हो गई या नहीं हुई? बताइएगा हुई है ना? जल्दी जल्दी बताओ, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, अब तो हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, जो DNC है अणुओं की संख्या क्या होती है, n क्या है, अणुओं की संख्या है, और ये क्या है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी है। भाई जितने अणु हैं उनकी और प्रोबेबिलिटी, एक्स वाई जेड दिशा में जो प्रोबेबिलिटी आई उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो C प्लस DC परास में अणुओं की क्या आ गई, संख्या आ गई, किसका मान आ गया, DNC का हमारे पास में मान आ गया। बताओ आया या नहीं आया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिएगा करें, हमारे पास में है DNC बराबर n, अब P, देखिएगा ये P की मान कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से, रख दे मान, बताओ रख दे क्या मान, क्या है, F U F V F W कितना, D U D V D U D V और कितना, D W। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास में, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइएगा। बताओ आया या नहीं आया? और हमारे पास में अब हम क्या ले रहे हैं, ये समझ में आया। अब हम अणुओं, गैस के अणुओं का घनत्व, गैस के अणुओं का घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो देखिएगा गैस के अणुओं का घनत्व कितना है, रो है तब क्या होता है, घनत्व होता क्या है गैस के अणुओं का, रो बराबर क्या होता है, बताइएगा जल्दी, क्या होता है, गैस के अणुओं की संख्या और आयतन का अनुपात होता है ना। तो रो बराबर कितना होता है, गैस के अणुओं की संख्या और कितना हो गया, आयतन का क्या हुआ है, रेशो। किसका आयतन, अणुओं की संख्या का आयतन। समझ में आया? तो क्या है हमारे पास में गैस की क्या माना है, जब परास चेंज हुई है तो DNC, आयतन कितना है, DU DV और कितना DW। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? आया मान। अब हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अतः समीकरण किससे, 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर, रखे मान कैसे, देखिएगा कहाँ क्या मान रखा है हमने मान रखा है DNC का मान कितना है, n, रो बराबर कितना आया है, n, F U F V F W कितना, D U D V और कितना DW अपॉन कितना है, आयतन, आयतन कितना हो गया, DU DV और कितना DW। अब बताइएगा ये आयतन इससे कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो जो हमारे पास में घनत्व आया है वो कितना आया है, n,
एफ यू, एफ वी और कितना आ गया एफ डब्ल्यू। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? बताइएगा। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे लाग्रांज विधि से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? लाग्रांज विधि से। लाग्रांज विधि होती क्या है? पढ़ा है, आप क्लासिकल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। यदि मैं इसको एक साथ कराने बैठूं टॉपिक को तो 3 घंटे लगेंगे मेरे को आराम से एक एक स्टेप को समझाने के लिए। लेकिन यदि समझ में आ गया ना तो इससे इजी टॉपिक भी कोई भी नहीं है, पहले मैं बता देती हूँ। क्यों? अभी आपको लग रहा है, लेकिन आप देखो क्या है इसमें, है क्या? कुछ नहीं है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ तक, अभी ये टॉपिक खत्म। अभी तो हमने क्या निकाला है? सिर्फ घनत्व निकाला है। क्या निकाला है? सिर्फ घनत्व ही निकाला है। अब हम क्या करेंगे, लाग्रांज विधि से हम क्या करेंगे, हम 2 इक्वेशन निकालेंगे। किसकी? लाग्रांज विधि से। लाग्रांज विधि जो क्या है, वो स्थिर क्रिया सिद्धांत पर क्या होती है? कार्य करती है। उस पर क्या रहती है? आधारित रहती है। कौन से? लाग्रांज विधि। होती क्या है? हम क्लासिकल में भी पढ़ते हैं लाग्रांज इक्वेशन। कैसे पढ़ते हैं? L बराबर T माइनस वी। T क्या होता है? T गतिज ऊर्जा होती है। V क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। होती है या नहीं होती है? अब फिर हम उसका जब रेखा समाकलन करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट? समय के सापेक्ष करते हैं, समाकलन करते हैं। तो ये कब समझ में आएगा? जब आप कल की क्लास लोगे, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लाग्रांज विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाग्रांज विधि पढ़ेंगे। और ये टॉपिक भी चलेगा अभी हमारा। ये तो सिर्फ हमने रो निकाला है। क्या निकाला है? सिर्फ घनत्व निकाला है। तो फिर हम किससे? लाग्रांज विधि से जो हमारे पास में ये वैल्यू आई थी, कौन सी? ये हमारे पास में c² बराबर u² प्लस v² प्लस w², ये आया था। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे ना। तो प्रोसेस तो कल की क्लास लेना भी जरूरी है। जब आज की क्लास लोगे तो कल से कनेक्ट होगी, क्योंकि लाग्रांज विधि पढ़ेंगे, उससे हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करोगे? जब कल की क्लास ले पाओगे। तो सस्पेंस रखना कि कल की क्लास एकदम मजेदार धमाकेदार होने वाली है अपनी, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या निकालेंगे? राम शब्द जो है, उन तीनों वर्ड है हमारे पास में RAM, तीनों का क्या निकालेंगे? मान प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।